दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशन का लेक्चर 3। सपोज करो ये हमारे पास सन है, उसके अराउंड अर्थ चक्कर काट रहा है। ये हमारा अर्थ है। डू यू रियलाइज कि एक्चुअली अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ऐसे कुछ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। यस सर। हमने पढ़ा सब कुछ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन एक्चुअल ऑर्बिट तो एलिप्टिकल है। क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मास ले लो स्मॉल m, इसका ले लो कैपिटल M। हम ये कह सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे देखा जाए, किसी इंस्टेंट पे देखा जाए अर्थ यहां पर है। क्या हम ये कह सकते हैं अर्थ पे फोर्स कैसे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में? इस सेंटर ऑफ सन को बोल दो P। कैन आई से टॉर्क ऑन अर्थ about center of sun, torque on earth about center of sun is given by r cross f। r हो गया पोजीशन वेक्टर, कितना आ जाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट? दिस विल बी r मैग्नीट्यूड f मैग्नीट्यूड साइन 180। दैट्स गोइंग टू बी जीरो, दैट्स गोइंग टू बी जीरो। किसी को इस चीज में डाउट है तो पूछ लो भाई। कभी भी अगर अर्थ हमारा इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं पे भी है, फोर्स की वैल्यू वेरिएबल आएगी। फोर्स की वैल्यू वेरिएबल इसलिए आएगी क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे डिफरेंट होता जा रहा है, क्योंकि बीच का सेपरेशन चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स कुछ और लगेगी, यहाँ पर फोर्स लगेगी F1, लेकिन लगे तो सेंटर ऑफ अर्थ सन की तरफ की ना। अब जब सेंटर ऑफ सन की तरफ लगेगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टॉर्क ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? टॉर्क ऑन अर्थ अबाउट सेंटर ऑफ सन हो जाएगा R1 क्रॉस F1, जीरो हो जाएगा ना। तो हमेशा ये कह सकता हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ सन इज जीरो। अब टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बेसिकली पॉइंट P के अबाउट जीरो है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बिल्कुल सही। ये चीज शायद मैंने इस पिछले चैप्टर में भी कराई थी। कौन सा चैप्टर था? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, बिल्कुल सही, रोटेशनल मोशन में भी कराई थी। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज कांस्टेंट। अब एंगुलर, देखो अर्थ बेचारा इतना बड़ा है, उसको मैं मान रहा हूं पॉइंट मास क्या मान रहा हूं? एनीबॉडी? पॉइंट मास। तो मैंने कहा जो अर्थ है उसका हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट P क्या हो जाएगा? किसी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हो गया V, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R, और पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? M R क्रॉस V, M R क्रॉस V, यही होता था ना? यस सर। यस सर। तो R और V वेक्टर की टेल्स को ज्वाइन कर दो, R वेक्टर और V वेक्टर की टेल्स को ज्वाइन कर दो, ऐसे हो गया। ये वाला एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट P हो जाएगा M R मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। क्रॉस प्रोडक्ट लो ना, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करोगे, या फिर ये कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरी एक्सरसाइज में आर भी वेरिएबल है, आर डिस्टेंस हो गया ना बेसिकली, वो वेरिएबल है।
v भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि r भी हर इंस्टेंट पे अलग अलग हो रहा है, v भी हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा और थीटा भी हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। इज दैट फाइन? लेकिन इन सब चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इन सब चीजों का क्या चीज कांस्टेंट होगी? प्रोडक्ट। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? लिख लिया? हो जाए तो बता देना। 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। देखो इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये कह सकते हैं ऐसे जा रहा है, एक्चुअली ढंग से एलिप्स बना नहीं है ये, दिस इज नॉट रियली एलिप्स। ऐसे ऐसे कुछ हम ये कह सकते हैं जब हमारा अर्थ सन से मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा, मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा, तब मैं ये कह सकता हूं जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्यों? अगर मैं कहता कि ये वेलोसिटी ऐसे होती तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं मैक्सिमम सेपरेशन पहले आया होता, और अगर ये वेलोसिटी ऐसे होती तो मैक्सिमम सेपरेशन बाद में आएगा, अभी तो और दूर जा रहा है। किसी को ये चीज समझ में आ रही है कि भाई मान लो कोई एक पॉइंट मास है ए और कोई दूसरा पॉइंट मास है बी, और अगर वेलोसिटी ऐसे है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v cos थीटा। और अगर वेलोसिटी ऐसे होती और ये एंगल थीटा होता तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v cos थीटा। पहले केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v cos थीटा और दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v cos थीटा। तो अगर मैक्सिमम सेपरेशन है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उस इंस्टेंट पे क्या होना चाहिए? 0। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उस इंस्टेंट पे 0 होना चाहिए तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ये सबको समझ में आ गया है? मैक्सिमम सेपरेशन वाली सिचुएशन में वेलोसिटी हमारी इस लाइन ज्वाइनिंग के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सेम स्टोरी विल गो फॉर मिनिमम सेपरेशन, सेम स्टोरी फॉर विल गो फॉर मिनिमम सेपरेशन। उस इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। क्यों? अगर अंदर की तरफ होती तो और पास आएगा, इसका मतलब ये मिनिमम सेपरेशन नहीं है। और अगर हमारा ऐसे होता तो इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन पहले ही आ चुकी। तो एट मैक्सिमम सेपरेशन एज वेल एज मिनिमम सेपरेशन वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग व्हाट? अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एट, ये सन हो गया, एट मैक्सिमम सेपरेशन, एट मैक्सिमम सेपरेशन डिस्टेंस हो गया r1, स्पीड हो गई v1, और एट मिनिमम सेपरेशन, ये तो r1 हो गया, एट मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का r2 और स्पीड हो गई v2। अब क्या मैं 1 एंड 2 पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं पॉइंट P के अबाउट? अब 1 पे एंगुलर मोमेंटम क्या है? m, ये इसका मास हो गया m, v1 r1 इस डायरेक्शन में, हाँ mvr परपेंडिकुलर, mvr परपेंडिकुलर। और यहां पर इसका मतलब 90 डिग्री का बहुत महत्व हो गया, नहीं हो गया? कि मैक्सिमम वाले में भी क्या होगा? 90 हो जाएगा तो mvr बन जाएगा, और मिनिमम वाले पे भी mvr बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा? m v2 r2 इस डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। इससे ये भी समझ में आ रहा है जहां पर r मैक्सिमम होगा
वहां पर स्पीड मिनिमम होगी। जहां पर आर मिनिमम होगा वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब अर्थ सन के पास होगी तो तेज चल रही होगी, और दूर होगी तो धीरे चल रही होगी। दूर होगी तो धीरे चल रही होगी। और दूसरी, सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर कभी ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो उन दोनों के सेंटर को जोड़ा है वो पैरेलल भी हो सकता है? फिर तो इसका मतलब वो एलिप्स में थोड़ी जा रहा है, किसी कर्व में थोड़ी जा रहा है, फिर तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। सोचो तो सही, अगर किसी इंस्टेंट पे व्हाट ही सेड वाज कि ये जो वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर इसी के अलोंग हो जाए, तो मैंने कहा भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो, और फोर्स भी इसी के अलोंग होगी, तो फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, इसका मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ये ऐसा क्यों जाएगा कर्व में? ये तो तब पॉसिबल होगा, ये सर तो तब पॉसिबल होगा जैसे तुमने अर्थ से किसी चीज को ऐसे फेंक दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो जाएगा, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, हाँ या ना? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पॉइंट 2 पे वेलोसिटी वेक्टर नीचे है, पॉइंट 1 पे ऊपर है, तो सर किसी पॉइंट पे जब वो घूम के ऊपर जा रहा होगा तो दोनों पैरेलल कभी नहीं तो होंगे? बेटा आर वेक्टर भी तो चेंज हो रहा है, आर वेक्टर भी तो चेंज हो रहा है हमेशा। यस सर, यस सर। तुमने सोचा कि भाई ये आर वेक्टर था, 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 हाँ या ना? ये भी तो चेंज हो रहा है, एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इवन द एंगल इज आल्सो चेंजिंग, हाँ या ना? मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज करता जा रहा है। इनफैक्ट जब पास आया तो तेज चल रहा था, दूर था तो धीरे चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चनों में जनरली एक इक्वेशन तो बनती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हम ये कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट वन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट वन इज पोटेंशियल एनर्जी एट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टू। पोटेंशियल एनर्जी एट वन लिख देना माइनस जी mm by r1, काइनेटिक एनर्जी एट वन लिख देना हाफ m v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट टू लिख देना माइनस जी mm बाय r2, एंड काइनेटिक एनर्जी एट टू लिख देना हाफ m v2 स्क्वायर। इन दो इक्वेशनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब जब क्वेश्चन आता है एलिप्टिकल मोशन का, उसमें ये चार क्वांटिटीज में से कोई दो दे देगा और कोई दो पूछ लेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या होगा? V1 R1 V2 R2 में से चार क्वांटिटीज हैं, कोई दो दे दी जाएंगी और कोई दो पूछ ली जाएंगी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। सबने लिख लिया? नो सर, एक सेकंड। यस सर। सपोज करो जैसे जब ये दूर था तो ये धीरे चल रहा था, जब ये पास है तो तेज चल रहा है। हम चाहें तो ये प्रूव कर सकते हैं, हम चाहें तो ये प्रूव कर सकते हैं, जो कि मेरा करने का कोई खास इंटेंशन नहीं है, कि दूर था धीरे चल रहा है ये तो पता ही है। तो टाइम डेल्टा टी में, टाइम डेल्टा टी में मान लो ये यहां से यहां पहुंच गया, पहुंच जाएगा। तो इसको और इसको ज्वाइन करो, इसने जो ये एरिया स्वेप्ट किया, और यहां पे टाइम डेल्टा टी में ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। फील आ रही है? क्योंकि तेज चल रहा था, यस सर। तो इसने जो ये वाला एरिया स्वेप्ट किया, वो एरिया स्वेप्ट सेम होता है। तो दिस बेसिकली, इसका जो डेरिवेशन है वो बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। इसको इस चीज से, इस इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है कि एरिया स्वेप्ट सेम हुआ। किस इक्वेशन से? एम वी आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहता है, एम वी आर साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहता है। इससे क्या प्रूव किया जा सकता है? एरिया कवर्ड पर सेकेंड इज सेम, या इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स।
इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। याद रख लेना, ये केपलर्स लॉ हो गया। क्या हो गया ये? इट कवर्स इक्वल एरियाज या इट एरिया स्वेप्ट इन सेम टाइम इज सेम। इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? यार वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt। एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एरिया पर सेकंड, d एरिया बाय dt। तो d एरिया बाय dt इज कांस्टेंट, एरिया पर सेकंड इज कांस्टेंट। इट इज आल्सो गिवन बाय l बाय 2m। l हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है अबाउट पॉइंट p। एंगुलर मोमेंटम अबाउट p जो कि कांस्टेंट है। ये m हो गया इसका मास। तो मास आएगा एंगुलर मोमेंटम में तो मास के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मास के टेक्निकली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो एरियल वेलोसिटी इज l by 2m विच इज कांस्टेंट। सबको समझ में आया है? तो जनरली अगर तुमने बुक्स में देखा हो तो ऐसा कुछ डायग्राम बना होता है। हैज एनीबॉडी सीन डायग्राम लाइक दिस? ऐसे ऐसा सा एरिया बना देंगे, फिर कहेंगे यहां पर जब पास आएगा तो सेम टाइम में एरिया सेम आ जाएगा, सेम टाइम में एरिया सेम आ जाएगा। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। याद कर लोगे? आगे बढ़ूं? यस सर। नो सर, एक मिनट में। सर सेम टाइम में कोई भी दो एरिया सेम होंगे ना? हाँ, सेम टाइम में कोई भी दो एरिया सेम होंगे। और जनरली दूर और पास वाले में देखेंगे तो उसकी फील आ रही है, बस फील आ रही है। आई हैव नॉट प्रूव्ड दैट। ओके, फील ही आ रही है कि यार दूर होगा तो धीरे चल रहा होगा, पास होगा तो तेज चल रहा होगा। तो पास चलेगा होगा तो तेज चल रहा होगा तो ज्यादा वाला डिस्टेंस कवर कर जाएगा, दूर होगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन जहां पे डिस्टेंस कम कवर करेगा वहां पर रेडियस बड़ा होगा, तो समहाउ दोनों का एरिया सेम आ जाएगा, से एरिया सेम आ जाएगा। हो गया सर। गुड। मैं ये समझा रहा था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। इसका ऐसे कुछ होता है, बाकी मैडम कराएंगे, ठीक है, मैथ्स में। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। ये चीज़ क्या चीज़? ये माइनर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया। अब याद करो, हमने सर्कुलर मोशन करा था, सर्कुलर मोशन किया था, सैटेलाइट इन सर्कुलर मोशन। मैंने वहाँ पे कहा था जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी हो गई थी रूट जी एम बाय आर। टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन हो गया था 2 पाई आर बाय वी, दैट इज 2 पाई आर रूट आर अपॉन रूट जी एम। और ये आ गया था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इज दैट फाइन? एलिप्टिकल मोशन में टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज, एलिप्टिकल मोशन में टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू 2a by 2 का क्यूब। इट इज प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बेसिकली जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है उसका आधा कर दो। या ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पे कहीं सन था, ये क्या हो जाएगा?
आर मैक्स, ये क्या हो जाएगा आर मिन। क्या मैं कह सकता हूं आर मैक्स प्लस आर मिन इज 2a। तो आर मैक्स प्लस आर मिन बाई 2 इज a। इसको आर एवरेज ले लो, इसको आर एवरेज ले लो, और यहां पर क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर एवरेज का क्यूब। another thing you can remember, another thing you can remember. Everybody got it? Yes, sir. तो पता है ये चीज की, सर एक बार ये लास्ट रेडियस वाला दोबारा बता दो। अरे मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेजर एक्सिस का आधा ले लो, सेमी मेजर एक्सिस ले लो, उसको रेडियस का रोल प्ले करवा दो, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ठीक तो है मैंने सर। लिखवा दिया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोल दिया। फिर दूसरे तरीके से सोचने बैठा तो मैंने कहा कि भाई इसको ऐसे भी सोच सकते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैक्सिमम सेपरेशन और मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन और मिनिमम सेपरेशन, तो वो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यस सर। तो a क्या हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन प्लस मैक्सिमम सेपरेशन का आधा, उसको आर एवरेज बोल दो। तो यही तो लिखा है ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल Yes, टू sir. ए क्यूब, और ये चीज ये सेम है। ठीक है, बेसिकली एक्चुअली तुम्हें तो एलिप्स क्यों नहीं आता आज की डेट में, 11th क्लास में हो ना, तो Yes, गाइस sir. तुम लोगों को तो एलिप्स की इक्वेशन भी पहली बार देख रहे होगे शायद, या नहीं देखिए एक बार आपने पहले Yes. बताई थी। मैं नहीं दिखाई है ना, मतलब मैम ने तो आपने नहीं बताई ना अभी। नो ठीक है, सर। तो कुछ कुछ 12th क्लास में भी देख लेंगे इसके बारे में। इधर सर देखो, शायद रोटेशन में आप ही ने बताई थी। वाह, रोटेशन में अच्छा रॉड का एक पॉइंट गिर रहा था, रॉड रॉड जब जमीन पे स्मूथ ग्राउंड पे गिर रही थी तो उसका जो Yes, sir. दूसरा पॉइंट था वो एलिप्टिकल मोशन में गिर जा रहा था। अरे यार Yes. कुछ भी चल रहा होता है। ठीक है, सो टू मैथ इज बेसिकली अ टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। ठीक है, सो विदाउट मैथ फिजिक्स विल बी लाइक दिस, जो जैसे मैंने अभी कराया कि भाई क्या कर लो, रिजल्ट है रट लो, क्या कर लो रिजल्ट है रट लो, Sir, और जब रिजल्ट sir, mathematics is queen of physics. what of what? Sir, mathematics is queen of physics. बाय गॉड, ठीक है, ये आपने क्या बताया। मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं बोलता, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैथमेटिक्स इज बेसिकली टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। जिसको मैथ नहीं आती उसको फिजिक्स पढ़ाना बहुत मुश्किल ये बोलता हूं मैं हमेशा। अच्छा अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये सपोज अर्थ है, ये सपोज अर्थ है, यहां पर मैंने एक सैटेलाइट लिया, और उस सैटेलाइट को वेलोसिटी कैसे देनी चाहिए, ऐसे दी मैंने, कैसे दी, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड सैटेलाइट। दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज सैटेलाइट, और मैंने सैटेलाइट को वेलोसिटी कैसे दी, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अगर मैंने ये वेलोसिटी पर्टिकुलरली कितनी दी है, रूट gm/r, तो ये सैटेलाइट कैसे जाएगी, सर्कुलर मोशन में जाएगी। इज दैट फाइन और नॉट? Yes, sir. कि ये इस प्रकार चली जाएगी। अब ये सोचो, अगर मैंने ये वेलोसिटी रूट 2gm/r दे दी, किसको ये समझ में आया? ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट, इस r पे एस्केप वेलोसिटी कितनी आती थी याद करो, रूट 2gm/r आती थी या नहीं आती थी? Yes. तो मैं कह सकता हूं इट विल एस्केप। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में एस्केप नहीं करेगा, ये किसी कर्व में एस्केप करेगा? स्ट्रेट लाइन में एस्केप कब करता?
अगर मैंने वो एस्केप वेलोसिटी इस प्रकार दी होती, तो अगर मैंने ऐसे एस्केप वेलोसिटी दी होती रूट 2gm/r, तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग एस्केप कर जाता, इन्फिनिटी पे आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, 0। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? इन्फिनिटी पे आते आते वेलोसिटी 0 हो जाती। लेकिन अब जो एस्केप करेगा वो कैसे एस्केप करेगा, किसी कर्व में एस्केप करेगा, हाँ या ना? वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ 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 कुछ, और जाते 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 इन्फिनिटी पे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हम ये बता दें कि जो ये कर्व होगा दिस विल बी पैराबोला। रट लिया? अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा दे दी तो डेफिनेटली इट विल एस्केप, बट उस केस में इन्फिनिटी पे वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो। चलता है, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। कैसे? स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर देगा, एंड पे आते आते वो स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर देगा। तो इट विल एस्केप along another path, that path will be given by hyperbola, that equation will be hyperbola। मतलब वो बेसिकली इन्फिनिटी पे पहुंचा, इन्फिनिटी पे पहुंचा। आपने स्ट्रेट लाइन किसके लिए लिखा है? मैंने कहा कि भाई इन्फिनिटी पे आते आते स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना चालू कर देगा, इन्फिनिटी पे आते आते एक्सेलरेशन 0 हो हाँ सर, जाएगी, ठीक है सर। तो वो स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर देगा। बेसिकली यहाँ पे एसिम्पटोट बन जाएगी, एसिम्पटोट बन जाएगी टेंजेंट एट इन्फिनिटी। हाइपरबोला की ये प्रॉपर्टी होती थी। तो वो किस पाथ के अलोंग एस्केप करेगा, हाइपरबोला। और दो केस भी हैं। कितने केस पढ़ा दिए मैंने? तीन पढ़ा दिए कि अगर मैंने वेलोसिटी कैसे दी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी सर्कल वाली दी तो सर्कुलर मोशन हो गया, एस्केप दे दी तो पैराबोला में एस्केप करेगा, और हमने अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे दी तो हाइपरबोला में एस्केप करेगा। एक्चुअली जानते हो फर्स्ट केस एक बार बता दो, फर्स्ट केस में वेलोसिटी कैसे दी है? परपेंडिकुलर, यार सर्कुलर मोशन तो हमने पूरी एक्सरसाइज करी थी पिछली क्लास के अंदर। सैटेलाइट मोशन देते थे, करते थे, कैसे करते थे? सर्कुलर मोशन में सैटेलाइट इन सर्कुलर मोशन। अच्छा ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी दे दो, पर्टिकुलरली कितनी दे दो, रूट gm/r दे दो, तो सर्कुलर मोशन नहीं होता था। हाँ। तो वही तो हो गया कि सर्कुलर वेलोसिटी हमने परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी सर्कल वाली, तो सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन वैसे अगर एस्केप वेलोसिटी दूंगा तो स्ट्रेट लाइन में एस्केप थोड़ी करेगा, कर्व में एस्केप करेगा, पैराबोला में। और एस्केप से भी ज्यादा दे दिया तो हाइपरबोला में एस्केप करेगा। ये मत पूछो कि हमने निकाला कैसे, रट लो। असलियत तो ये होती है जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालते हैं, जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालते हैं तो उस केस में, जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाल रहे हो उस केस में जो ये वेलोसिटी दी है इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सेंट्रिसिटी, और वो एक्सेंट्रिसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बन जाएगी वो। अगर एक्सेंट्रिसिटी कुछ निकलेगी तो सर्कुलर मोशन बन जाएगा, एक्सेंट्रिक कुछ और होगी तो पैराबोला बन जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी कुछ और होगी तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी कुछ और होगी तो वो एलिप्स बन जाएगा। वो एक्सेंट्रिसिटी किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो मतलब अब तुम्हें एलिप्स ही नहीं पता इक्वेशन क्या है, एक्सेंट्रिसिटी तो तुम्हारे लिए वर्ड ही नया होगा, तो चिल मारो ना, रट लो इसे। क्या कर लो एवरीबॉडी? दो केस और हैं। ये अर्थ था, ये अर्थ अभी उससे पहले ना सर 1 मिनट ऊपर कर दो एक बस। सेकेंड। एलिप्स होता है, उसके दो फोकस होते हैं। जब मैम एलिप्स पढ़ाएंगे तो कुछ बताएंगी। एलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 1 प्लस फोकस 2 रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ ऐसे बताएंगी। चिल मारो। दो पॉइंट होते हैं, फोकस 1 फोकस 2, फोकस 1 फोकस 2।
अब मैं ये बताना चाह रहा था, ये अर्थ था, ये अर्थ था, यहां पर वेलोसिटी दी हमने, कितनी दी, सर्कल वाली दी, तो ये सर्कल में जाएगा, ये सैटेलाइट किस में जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी है, अगर मैंने √gm बाय r, सही है। अगर इससे ज्यादा दे दी, ये वेलोसिटी मैंने √gm बाय r से तो ज्यादा दे दी, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम दे दी, एस्केप वेलोसिटी से कम दे दी, √2gm बाय r से कम दे दी। अब क्या करेगा ये, एस्केप तो नहीं करेगा, लेकिन ये एलिप्टिकल मोशन में चला जाएगा। और वो एलिप्स कैसा होगा, वेलोसिटी ज्यादा दे दी है ना, सर्कुलर वाले से ज्यादा दे दी है, तो एलिप्स बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबडी गॉट इट? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यस सर, हाँ, और जब बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अर्थ था, यहां पर कुछ वेलोसिटी देता मैं इसे, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी देता तो सर्कल में जाता, तो ये सर्कल में जाता, सही है। अगर मैंने इसको दे दिया होता एस्केप वेलोसिटी, तो ये पैराबोला के अलोंग एस्केप कर जाता। मैंने सर्कल वाली से तो ज्यादा दे दी और पैराबोला वाले से कम दे दी, एस्केप वेलोसिटी से कम दे दी, तो एस्केप तो ये करेगा नहीं, ये ज्यादा दूर चला जाएगा, लेकिन वापस आ जाएगा, क्योंकि एस्केप नहीं करना है ये। तो ये मोशन एलिप्टिकल हो जाएगा, ये मोशन एलिप्टिकल हो जाएगा। कैसा एलिप्स बनेगा, इस प्रकार का एलिप्स बनेगा, जहां पर सेंटर ऑफ, ये सन था और ये अगर अर्थ था, तो वेयर सेंटर ऑफ सन विल बी द नियरर फोकस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये कब हुआ, जब ये वेलोसिटी मैंने सर्कुलर वाली वेलोसिटी से ज्यादा दे दी और एस्केप वेलोसिटी से कम दे दी। एक दूसरे तरह की एलिप्स भी बन सकती है, जब तुमने वेलोसिटी सर्कल वाले से भी कम दे दी, उस केस में कैसी एलिप्स बन जाएगी, वो अंदर चला जाएगा, उसमें सेंटर ऑफ सन विल बी दूर वाला फोकस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस ब्लैक वाले में तो क्या था, सेंटर ऑफ सन इज द नियरर फोकस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पास वाला फोकस, सन तो हो गया पास वाला फोकस, दूसरा फोकस हवा में है। और अगर तुमने सर्कुलर मोशन से भी कम दे दी, तो उस केस में सन क्या हो जाएगा, दूर वाला फोकस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया? ग्रीन वाली एलिप्स के लिए, ग्रीन वाली एलिप्स के लिए सूरज दूर वाला फोकस है, और ब्लैक वाली एलिप्स के लिए सूरज पास वाला फोकस है। तो इसमें तो मतलब ऑर्बिट कंप्लीट ही नहीं करेगा नहीं, ऑर्बिट तो हमेशा एलिप्स में रहेगा। डिफरेंट वेलोसिटीज पे डिफरेंट एलिप्स बनेंगी, डिफरेंट वेलोसिटीज पे डिफरेंट एलिप्स बनेंगी। अगर तुमने वेलोसिटी, शांत बेटा पहले बता लेने दो, अगर वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा करोगे तो ये वाली एलिप्स हो सकती है, अगर वेलोसिटी और कम कर दोगे तो ये वाली एलिप्स हो सकती है, अगर वेलोसिटी और ज्यादा कर दोगे तो ये वाली एलिप्स हो सकती है। उन सब के लिए ये वाला दूर वाला फोकस है, सन दूर वाला फोकस है। अब सर्कुलर से ज्यादा कर दी तो ये वाली एलिप्स हो गई, ये वाली भी तो हो सकती थी, उसमें भी सन क्या होगा, पास वाला फोकस हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ या ना? अगर और ज्यादा दे दी तो ये वाली एलिप्स हो जाएगी, और ज्यादा दे दी तो और बड़ी एलिप्स हो जाएगी, और ज्यादा दे दी तो पता चला पैराबोला के अलोंग एस्केप कर दिया, और ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो हाइपरबोला के अलोंग एस्केप कर दिया। गाइस गॉट इट और नॉट? अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था अगर सर्कुलर वाली से कम वेलोसिटी देंगे तो वो सन में गिर नहीं जाएगी? नहीं गिरेगा नहीं ना, गिरेगा नहीं, दैट इज द पॉइंट। क्यों सर, ऑर्बिटल से हमने कम दे दी। हाँ तो कम दे दी तो अंदर खींच लेगा, अर्थ उसको, सॉरी अर्थ नहीं बोलना चाह रहा चाहिए, सन बोला है ना मैंने, भूल जाता हूं। या तो मैं एग्जांपल लेता हूं अर्थ एंड सैटेलाइट, या मैं एग्जांपल लेता हूं सन एंड अर्थ, हाँ या ना? तो अर्थ एंड सैटेलाइट बोलूंगा तो सैटेलाइट को फेंका गया है, और सन एंड अर्थ बोलूंगा तो अर्थ को फेंका गया है। एम आई राइट गाइस? हाँ, तो अंदर नहीं गिरेगा ये मच्छर। ओश
गाइस रुको एक सेकंड, मेरे हाथ गंदे हो गए। हाँ गाइस आई एम बैक। और मेरे सामने से ना मच्छर गुजरा, मैंने ऐसे ही हाथ पकड़ा और हाथ में ही मर गया। हाँ क्या बता रहा था? हाँ सर, मैं ये अर्थ में गिरेगा नहीं, बस ठीक है, मान लू ना, नहीं गिरेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब होता ये है कि अर्थ मतलब पहले हमें किसी ऑब्जेक्ट को, अगर सैटेलाइट को अगर हमें अर्थ के ऑर्बिट में डालना है तो पहले उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। उसके हाँ बाद जब वो ऑर्बिट में पहुंच गया तो हम थोड़ी वेलोसिटी कम भी कर दे तो वो गिरेगा नहीं, बस वो इलिप्स में चला जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, एलिप्स में चला जाएगा, गिरेगा नहीं। और लेकिन उसको इनफैक्ट ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उससे कम देंगे तो वो जाएगा भी नहीं, पर वहां जाके हम थोड़ी कम कर सकते हैं। व्हाट? अरे भाई पहले तो ऊपर ऐसे मान के चल रहे हो कि मैं इसको जो सैटेलाइट है ना उसको मैंने उठाया, यहां से उठा के ऊपर ले गया और ऊपर ले जाके मैंने फेंका। अब समझ में आया? यस सर। समझ में आया? आई एम लाइक कि सेंगे भाई हम तो हरकुलिस थे, ऊपर उठा के ले गए और उठा के उसको पहले फेंक दिया। अब फेंकते हुए तुम्हारी ऊपर है कि अगर तुम धीरे फेंक दोगे तो वो अंदर की तरफ गिरेगा, लेकिन अर्थ पे नहीं गिर रहा है, वो एक एलिप्टिकल मोशन में जा रहा है। अगर तेज फेंक दोगे तो सर्कल में चला जाएगा, और तेज फेंक दोगे तो बाहर वाले एलिप्स में चला जाएगा, और तेज फेंक दोगे तो पैराबोला में चला जाएगा, और तेज फेंक दोगे तो हाइपरबोला में चला जाएगा। अब कहानी समझ में आ गई? यस। इनफैक्ट ये बता दो, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट भी है उसको फ्री फॉल बोलते हैं। कभी पढ़ा होगा सर्कुलर ऑर्बिट इज फ्री फॉल, किसी ने पढ़ा है ऐसा? यस सर। यस सर। हाँ भाई, क्यों बोलते हैं उसे फ्री फॉल? क्योंकि मतलब सर वो जितनी स्पीड से जाता है उतने ही रेट से जो अर्थ होती है, जो भी प्लैनेट होता है वो कर्व होते लग जाता है, तो फिर वो हाँ, वो इसीलिए उसे फ्री फॉल कहते हैं। भाई हम फ्री फॉल तो ये बोलते थे, अगर याद आ रहा हो तो हम ये कहते थे कि मान लो किसी को ऐसे फेंक दिया, ये फ्री फॉल है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। हाँ या ना? हाइट एच से फेंक दिया, ये फ्री फॉल है, था या नहीं था? ये फ्री फॉल था कि Yes, हमने sir. कहा कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी। अब लेकिन बच्चों को ये लग रहा होगा भाई सर्कुलर मोशन में, हाउ इज सर्कुलर मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड अर्थ फ्री फॉल? ऐसे सोचो ना कि ये अर्थ है और उसके ऊपर, बिल्कुल सही बोला इसने बच्चे ने, कि भाई उसके ऊपर मान लो हमारे पास ये हो गई सैटेलाइट, इसको मैंने हल्का सा फेंका तो ये फील आ रही है, ये ऐसे आके गिर जाएगा। तेज फेंका तो ये ऐसे जाके गिर जाएगा। ऐसे तो हो रहा है। और मान लो मैंने Yes. इतनी तेज फेंका कि जिस रेट से वो नीचे गिरे उसी रेट से अर्थ का कर्वेचर भी चेंज, अर्थ का सरफेस भी नीचे आ जाए, तो वो हमेशा अर्थ से h हाइट ऊपर रहेगा और वो सर्कुलर मोशन हो गया। न्यूटन्स कैनन। ये मुझे नहीं पता, लॉजिक ये बना। अब इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन भी टेक्निकली क्या है? फ्री Free फॉल fall. है। वो टेक्निकली फ्री फॉल ही है। ऑब्जेक्ट के लिए सर फ्री फॉल है। हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए फ्री फॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई कहे कि भाई उसको उसको क्या बोलते हैं, जैसे कई बार कहते नहीं है सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड जा रही है, तो क्या वहां पर वेइंग मशीन में जाके वेट नापोगे तो कुछ आएगा? मैंने कहा कुछ आएगा ही नहीं ना। हम फ्री फॉल में फ्री होते फॉल में, यू आर इन फ्री फॉल। हैं। यस सर। एनीवे, ये समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मून पे गोली चलाएं तो फिर हट जाए, वरना फिर वो घूम के आप ही को पीछे से लग जाएगी, क्योंकि वहां तो कम होती है ना। वहां पर एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो सर्कुलर वाली वेलोसिटी वो हो सकता है गोली वाली वेलोसिटी हो जाए। यस सर, समझ क्योंकि में आया? स्पिन हाँ कम होती है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। Everybody try this question. You have got 2 minutes to try this question. ठीक है, then I am going to do this question. And शायद चारों ऑप्शन गलत हैं, शायद चारों ऑप्शन गलत है, तो फॉरगेट अबाउट द ऑप्शन। गाइस ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा करूं क्या? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? A space vehicle is approaching a planet, has a speed v, very long way out, is on a trajectory which would miss the center of planet by distance r if it continued in straight line. मतलब इन्फिनिटी पे स्पेस व्हीकल की वेलोसिटी v है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन में चलता, अगर ये अगर स्ट्रेट लाइन में चलता
तो ये इस प्लेनेट को डिस्टेंस r से मिस कर जाता, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं ये, क्योंकि ये प्लेनेट, इसको प्लेनेट का रेडियस स्मॉल r ले लो, प्लेनेट का मास कैपिटल M ले लो, ये ऐसा होगा नहीं। प्लेनेट इसको पुल करेगा, जब ये पास आने लगेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो प्लेनेट इसको पुल करना चालू कर देगा इस लाइन के अलोंग। तो ये ऐसे, जब ये और थोड़ा और आगे आएगा तो फिर प्लेनेट अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये कर्व में चला जाएगा। इज दैट फाइन? अगर ये स्पीड कम होती तो ये हो सकता है कर्व ऐसा होता, अगर स्पीड ज्यादा होती तो ये कर्व ऐसा होता, ये स्पीड और कम होती तो ये कर्व ऐसा होता। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये कितना स्पीड हो या स्मॉल, ये आर कितना हो कि जस्ट मिस द सरफेस, जस्ट मिस द सरफेस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मोशन कैसा होना चाहिए? ये ऐसे गया और जस्ट मिस करके चला गया। इसका मतलब जो मिनिमम सेपरेशन है वो स्मॉल आर हो जाना चाहिए। मिनिमम सेपरेशन वाले पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी v1 एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग स्मॉल m एंड कैपिटल M। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1 पॉइंट पे एंड 2 पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। 1 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस g बाय इंफिनिटी जो कि 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट 2 हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस g बाय स्मॉल r। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। बेटा तुमने कर दिया ना? सेकेंड इक्वेशन कहां से बनाई? सेकेंड इक्वेशन कहां से बनाई आयुष? हेलो, आवाज आ रही है? चेक चेक। यस सर, आपकी तो आ रही है आवाज। आ रही है ना? एक और इक्वेशन चाहिएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आएगी। कैसे? पहले तो दिखाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं इस पे हमेशा फोर्स किधर की तरफ लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, प्लेनेट की तरफ, और पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा आर। हाँ या ना? यस सर। ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाए तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। कैन आई से टॉर्क ऑन स्मॉल m अबाउट p कितना हो जाएगा? 0 r क्रॉस f। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट p हो जाएगा कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट p हो जाएगा कांस्टेंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m v, इसको एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, ये r दिया हुआ है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट हो जाएगा m v r, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m v1 स्मॉल r, m v1 स्मॉल r। मैंने पहले भी कहा था इसमें हमेशा जब भी ये ऑर्बिट वाले क्वेश्चन है इसमें दो इक्वेशंस लगेंगी, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ये सबको समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों लगेगा? क्योंकि जब ये कर्व में जाएगा, जब ये कर्व में जाएगा तो हम ये कह सकते हैं हमेशा क्या होगा भाई, फोर्स तो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगी एफ डैश, और पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वाला आर डैश। तो क्या मैं अगेन कह सकता हूँ कि भाई हमारा टॉर्क अबाउट पी क्या होगा? आर डैश क्रॉस एफ डैश, तो वो 0 होगा। हाँ या ना? एवरीबडी गॉट इट? यस सर। तो अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं हो जाएगा? एक इक्वेशन हो गया v इंटू आर इज v1 इंटू स्मॉल आर, और यहां पर 90 डिग्री बताना भी जरूरी था,
कि मिनिमम सेपरेशन पे क्या होगा, वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तभी मिनिमम सेपरेशन होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, V1 को एलिमिनेट कर देना, V1 को एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। m तो कट ही गया, उसके बाद लिख देना v²/2 इज, V1 को लिख देना VR/r² माइनस gm/r। पूछा क्या था, कैपिटल R पूछा था, स्मॉल r पूछा था? कैपिटल R पूछा था। कैपिटल R। हाँ, तो गेट कैपिटल R। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ये सबको समझ में आ गया है, नहीं आ गया? यस सर। एक और क्वेश्चन बना देते हैं। सपोज करो, हाँ बेटा बोलो। सर अब आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे ना? सर पता नहीं सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। आप पूछ रहे थे ना मेरे से, मैंने सर हाँ। लिख के भेज दिया था आपको। ठीक है, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बननी थी, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बननी थी, वही लिखा था Yes, सर तुमने। मैंने लिखा था सर चैट पे। हाँ दिख गया बेटा। अब जैसे स्मॉल m है, इसको वेलोसिटी दे दिया ऐसे एट सम एंगल थीटा सरफेस पे। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ स्मॉल m फ्रॉम कैपिटल M। अर्थ से एंगल थीटा पे फेंक दिया गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मोशन कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि ये इसको पुल कर रहा होगा ना ऐसे F से, ऐसे, हाँ या ना? ये इसको पुल करता जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, और कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये मैक्सिमम सेपरेशन होगा, क्योंकि पुल अभी भी हो रहा है, पुल अभी भी हो रहा है। ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था, तो इसका मोशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, फिर वापस आएगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन ये वाला केस हो जाएगा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब क्या मैं कह सकता हूँ 1 पॉइंट पे एंड 2 पॉइंट पे, एक तो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन, 1 पे हो जाएगा हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -gmm/r, इस हाइट को ले लो h, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv1², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/r प्लस h। एक इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगी, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सही कह रहे हो। P पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है या नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। हम कह सकते हैं टॉर्क अबाउट P क्या होगा, R क्रॉस F, वो 0 होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट P कांस्टेंट होगा। अब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम अबाउट P कितना होगा? वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, और v sin थीटा के कारण होगा। तो हम कहेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट p हो जाएगा mv साइन थीटा आर। बिल्कुल सही, इस डायरेक्शन में। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 r प्लस h। यहां पर ये फंडा यूज किया मैंने या नहीं किया? एट मैक्सिमम सेपरेशन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग m and capital M. Is that fine for everybody? यस सर। Good. यहां तक का समझ में आ गया? Got it? तो ये वाली चीजें कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं क्लास के अंदर। आगे बढ़े, स्क्रॉल कर दें।
लिख लिया हो तो स्क्रॉल कर दें गाइज। तुम्हें h निकालना है, v1 को एलिमिनेट करना, सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेट Sir. v1, एलिमिनेट v1 एंड गेट h। सही है, मतलब कुछ नहीं करना, यहाँ पर v1 की वैल्यू डाल देना, v1 को डाल देना v sin थीटा r, v sin थीटा r अपॉन r प्लस h। अब h निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? पहली बात तो सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है, पहली बात तो ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा है। एक का रेडियस एक r रेडियस में जा रहा है तो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन t है, और r प्लस डेल्टा r में जा रहा है तो t प्लस डेल्टा t है। हमें फॉर्मूला याद आ रहा है, t स्क्वेयर इज 4 पाई स्क्वेयर r क्यूब बाई gm। याद आ रहा है? यस सर। और बाद में क्या कर देंगे, t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r प्लस डेल्टा r का क्यूब अपॉन gm। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा t प्लस डेल्टा t अपॉन t स्क्वायर इज r प्लस डेल्टा r अपॉन r क्यूब। सही है, इसको लिख दो, यस सर। इसको लिख दो 1 प्लस डेल्टा t बाई टी स्क्वेयर इज 1 प्लस डेल्टा r बाई r क्यूब। अब याद करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एंड गोज ऑन। यहाँ पर मैंने कहा था x अगर वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो हायर पावर्स को इग्नोर कर देंगे, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इज 1 प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर। तो 2 डेल्टा टी बाई टी इज 3 डेल्टा आर बाई आर। हो गया, डन। गाइस ये क्वेश्चन टफ था? नो सर। अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, कर सकते थे इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट मेथड, मेथड 2। टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर क्यूब लिख दूं, सम कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। कैन आई टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स? कैन आई टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स? कैन आई से 2 ln t is ln k प्लस 3 ln r? लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर दी। अब ये मत कहना Yes, कि sir. याद ही नहीं है। लॉग ऑफ x की पावर m होता है m log x, साथ में log ऑफ x इंटू वाई क्या होता है, log x log x plus log y। प्लस log y। यहां पर अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, इसे अब डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 d ln t विद रिस्पेक्ट टू t इंटू डी टी कर दूं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 d ln 3 ln r विद रिस्पेक्ट टू r इंटू डी आर कर दूं। ये क्या चीज हो जाएगी, पहली टर्म 1 बाई टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स। 1 by x। हाँ, तो ये बन गया 2 डी टी बाई टी इज 3 डी आर बाई आर। डन। इसी टाइप की चीजें हम कब करते हैं, एरर एनालिसिस में भी करते हैं।
किस में करते हैं? एरर एनालिसिस में। गाइस गॉट इट? यस सर। दोनों मेथड समझ में आ गए? सर जो आपने मेथड 2 में जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें dt वाला कैसे लिखा? भाई ये देखो, जब आपने डिफरेंस किया। एग्जैक्टली, या तो मैं कहूँ कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये बता दो, ये बताया नहीं, बस ये कह दिया कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो मतलब d ऑफ 2ln t इज d ऑफ ln k प्लस डिफरेंशियल ऑफ 3ln r। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करोगे? थोड़ा चेन रूल टाइप की फील कर दें कि भाई d ऑफ 2ln t को विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, इनटू dt कर दो, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब ये वाली क्वांटिटी मेरे को पता है, ये वाली क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ ln t विद रिस्पेक्ट टू t, इसको लिख दिया 1/t, तो ये आ गया 2/t इनटू dt। अब समझ में आ गया? हाँ। ये याद करो, ये हमने एरर एनालिसिस वाला जो चैप्टर था उसके अंदर एनसीईआरटी में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे कि ऐसे लिखा हुआ था y इज इक्वल टू सपोज x की पावर स्क्वायर y की पावर 1/3, ऐसे है, सॉरी y नहीं z ले लो, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं। नहीं ठीक है, ऐसे किया x स्क्वायर z की पावर 1/3 अपॉन सपोज ये ले लो w की पावर 3, सही है? तो टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ln y इज 2ln x प्लस 1/3 ln z माइनस 3 ln w। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई y इज 2 dx बाई x प्लस 1/3 dz बाई z माइनस 3 dw बाई w। ऐसा था फॉर्मूला, एनसीईआरटी में लिखा था ना, वो समझ में आया? अब कहाँ से आ रहा था? लॉग लेके डिफरेंशिएट कर रहे थे, लॉग लेके डिफरेंशिएट। आई रियली हेट इट कि क्या बोलते हैं व्हेन दैट थिंग इज डन एज फर्स्ट चैप्टर, दे आर एक्चुअली मेकिंग यू मग अप दिस फॉर्मूलेज। हाँ या ना? यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर फॉर एक बार थोड़ा सा नोट करना ऊपर का। हाँ ओके, ऊपर वाला, यस सर। ये वाला। एक मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दे दिया 2% एरर है इन कैलकुलेटिंग वेलोसिटी और सपोज 3% एरर है इन कैलकुलेटिंग मास। फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी निकालने में 2% का एरर है और मास कैलकुलेट करने में 3% का एरर है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि dv बाई वी इंटू 100 तो हो गया 2 और dm बाई m इंटू 100 हो गया 3। डू यू एग्री विद दिस? हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे नीचे लेके आ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv²। इसको लिख सकता हूं ln k इज ln हाफ प्लस ln m प्लस 2 ln v। अब डिफरेंशिएट कर दो तो dk बाई k
इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस dm/m प्लस 2 dv/v, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा dk/k इंटू 100 इस dm/m इंटू 100, dm/m इंटू 100 हो गया 3 प्लस 2 टाइम्स dv/v इंटू 100 हो गया 2, ये हो गया 7%। सही है? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आ गया? 7%। Got it everybody? लिख लिया? आगे बढ़े? सर। यस सर। सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाले हुए हैं कुछ कुछ, तो पॉइंट इसकी अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं, इसीलिए कर रहा हूं कि भाई बाद में दोबारा ना करना पड़े। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A solid sphere of uniform density and radius r applies a gravitational force of attraction F1 on particle placed at distance 2r from the center। कि भाई ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसका मास m ले लो, और यहाँ सेंटर से 2r डिस्टेंस पे पॉइंट मास रख दिया, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F1। F1 की वैल्यू हो जाएगी G mm अपॉन 4r²। यहां तक का समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि इसमें एक स्फेरिकल कैविटी बना दी, इसमें एक स्फेरिकल कैविटी बना दी कि ये स्फीयर था, रेडियस इसका r था, यहां पे एक स्फेरिकल कैविटी बना दी जिसका रेडियस r/2 है। अब रिमेनिंग पोर्शन कितना फोर्स लगाएगा इस m पे? मैं ऐसे मान सकता हूं कि रिमेनिंग पोर्शन के कारण फोर्स निकालना वुड बी सेम एज कि पूरे स्फीयर के कारण फोर्स निकालो और जो छोटे वाला स्फीयर है उसकी फोर्स को माइनस कर दो। ये डिस्टेंस 2r दिया है, समझे कि नहीं समझे? भाई इस पे फोर्स निकालना है स्मॉल m पे रिमेनिंग पोर्शन के कारण। क्या मैं इस सिचुएशन को ऐसे सोच सकता हूं कि पूरा स्फीयर लो, इसका मास है m, रेडियस है r, ये डिस्टेंस है 2r, तो ये फोर्स कितना लगा रहा था इधर की तरफ? G mm अपॉन 4r²। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब एक और मानो कि यहां पर एक और स्फीयर हो गया जिसका रेडियस है r/2, उसका मास कितना होगा ये बता दो? m/8। m/8 होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि m/8 कैसे होगा तो पूछ लो। m/8 कैसे होगा? डेंसिटी से सोचा है मैंने कि इसकी डेंसिटी क्या हो गई? m/4/3 πr³ और ये मास m1 ले लो, m1 कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। सही है? तो ये कितना हो जाएगा? m/8। अब ये m/8 कितनी दूरी पे है इसके सेंटर से? सॉरी, पॉइंट मास कितनी दूरी है m/8 के सेंटर से? ये हो जाएगा 3r/2। तो इतना हटाना है ना, इतना हटाना है, तो इसके कारण क्या मान लो? उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। G m/8 इंटू m
अपॉन 9r² बाय 4, तो ये आ जाएगा g mm बाय 18r²। इनका रिजल्टेंट हो जाएगा F2, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा F2। F2 कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/18, 492, ये आ गया 7/36 g mm/r²। F1 कितना आ रहा था, F1/F2 पूछा है। F1 था g mm/4r² और F2 है हमारा g 7g mm/36r²। तो 9:7, 9:7 का रेशियो आएगा। F1/F2 पूछा है तो आया ना। देखो Yes, sir. थोड़ा जूम आउट कर दो, क्या कर दूं, जूम आउट हो थोड़ा छोटा कर दो, छोटा पूरा कर दूं। दिखेगा। ओके ओके बेटा, वो आवाज थोड़ा कम रखो भाई, बहुत लाउड था। एवरीबॉडी हो गया। सर ये ग्रेविटेशन आप मतलब डाउट्स आप कब लोगे? गैस किसी को ये याद आ रहा है कि मान लो जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये L है, इसकी वेलोसिटी v है एट एंगल थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो अगर 1 देखे तो उसको लगेगा 2 ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा ऑफ 2 with respect to 1, can I say that will be v sin theta upon L। उसको ऐसे लगेगा कि चक्कर काटेगा ऐसे। इज दैट फाइन? किस किस को समझ में आया? यस सर। ये चीज पहले कभी कराई थी मैंने? Yes, sir. ठीक है, रोटेशन में सर। हाँ रोटेशन में कराई थी। अब इधर देखो, इसी तरीके का क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है कि मान लो ये v1 से जा रहा है एट थीटा 1, ये L डिस्टेंस है, ये v2 से जा रहा है एट थीटा 2, ये 1 है, ये 2 है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो पहले तो क्या कर देना, लेट 2 एट रेस्ट, लेट 2 एट रेस्ट। तो फिर क्या कर देना, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल लेना, दैट इज v1 माइनस v2। इज दैट फाइन? यस सर। तो 2 को रेस्ट पे किया, v1 हो गया हमारा इधर की तरफ v1 एट थीटा 1 माइनस ये वाला वेक्टर करेंगे तो ये हो गया सपोज इधर की तरफ v2 एट थीटा 2। इज दैट फाइन? इसको माइनस करोगे, माइनस कैसे करते हैं भाई, उल्टा करते हैं ना, उल्टा करोगे तो ऐसे नहीं बनेगा। ओके तो 2 तो रेस्ट पे आ गया, 2 तो रेस्ट पे आ गया, उसको लग रहा है 1 किससे चल रहा है, इस वेलोसिटी से चल रहा है। अब इनके कंपोनेंट्स ले लो, अब इनके कंपोनेंट्स ले लो।
इधर हो जाएगा v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2, और इधर हो जाएगा v1 sin थीटा 1 और इधर हो जाएगा v2 sin थीटा 2। 2 को लगेगा 1 ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये ओमेगा रिलेटिव हो गया। तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2 अपॉन L इस डायरेक्शन में। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 as seen by 2. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 as seen by 2। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लिया गाइज, हो जाए तो बता देना। शुड आई स्लो डाउन अ बिट? तेज तो नहीं जा रहा हूं? नहीं ठीक है। सर वैसे क्लास कब तक है, मतलब? चल यार पूछते क्यों रहते हो? सर हमें कहीं जाने का प्लान मिल रहा है सर। ठीक है, बख्श देंगे। हो गया? यस सर। सपोज करो ये हमारे पास अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट 1 है, इसका रेडियस r1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये सैटेलाइट 2 है, इसका रेडियस r2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। किसी इंस्टेंट पे ये एक दूसरे के जस्ट अबव है, किसी इंस्टेंट पे वन इज जस्ट अबव द अदर। क्वेश्चन ये पूछ लिया, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1? What is angular velocity of 2 with respect to 1? क्या मैं ये कह सकता हूं with respect to 1 किया है तो let 1 at rest, let 1 at rest। अगर मैं 1 को रेस्ट पे करूं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1, ये 2 हो गया, और 1 रेस्ट पे हो गया। ये डिस्टेंस दिखाई देगा कितना, r2 माइनस r1। अब 1 को लगेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है, तो ओमेगा कितने से कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन r2 माइनस r1। गॉट इट? यस पक्का? यस सर। ठीक है, यहां तक का सबको समझ आ गया ना?